बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर है, एक लीनियर इक्वेशन ये है, एक लीनियर इक्वेशन ये, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये। कहता है इसमें से कौन सा हैज यूनिक सोल्यूशन। हमको चेक करना है कि किसमें यूनिक सोल्यूशन है, किसमें इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन है और किसमें नो सोल्यूशन है। ठीक है, और कहता है कि यदि यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन पता करना है, एक्स और वाई की वैल्यू पता करना है, इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये कैसा सोल्यूशन है, इसमें यूनिक सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है कि इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारा पिछली जानकारी का रिवीजन करवा दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इसीलिए हमने इसके चारों पार्ट्स को लिए हैं। ठीक है, कैसे चेक करते थे हम लोग क्या करते थे, A1 और A2 निकालते थे, B1 B2 निकालते थे, C1 C2 निकालते थे और कंपेयर करते थे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख रहे हैं A1 अपान A2 कितना है बेटा, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, B1 अपान B2 आ जाएगा -3 अपान -9। ये साल होकर के भी 1/3 आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका C1 अपान C2 कितना आ रहा है, C1 अपान C2 आ रहा है, C1 अपान C2 आ रहा है -3 अपान -2। ठीक है, दोनों को हम माइनस हटा देंगे, प्लस आ गया। ठीक है, अब कंपेयर करें, A1 अपान A2 इक्वल टू 1/3, B1 अपान B2 इक्वल टू 1/3, C1 अपान C2 इक्वल टू 3/2। तो ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2, ये दोनों इक्वल है बेटा, 1/3 यहाँ भी 1/3 यहाँ भी, लेकिन क्या है, नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। क्यों? C1 अपान C2 3/2 है। अब ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन तब होती है बेटा जब लाइनें पैरेलल हो। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इन दोनों लाइनों में क्या रहा है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, देयरफॉर लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। कैसी हैं? पैरेलल है। तो यहाँ नो सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, कब नो सॉल्यूशन कब होता है? A1 अपान A2 B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन हमारा चेक हो गया, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरे में हम देखते हैं, दूसरे में A1 अपान A2 इक्वल आ गया 2/3। ठीक है, B1 अपान B2 आ गया 1/2 और C1 अपान C2 बेटा 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा -8 आ जाएगा, तो -5 अपान -8 या प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो हम C1 अपान C2, जब ये कंडीशन हमको मिल जाए तो हम C1 C2 पे कंसीडर नहीं करते, C1 C2 को अवॉइड कर देते हैं। C1 C2 कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 क्या देता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो लाइनें ऐसी हैं कि जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इसका हम यदि ग्राफ बनाए और इसका ग्राफ बनाए तो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। x की का इक्वल टू समथिंग आ जाएगा और y इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन है। अगला चेक करते हैं बेटा, A1 अपान A2 क्या आ जाएगा? 3/6। ठीक है, रिड्यूस जो कर दिया आ गया 1/2 और B1 अपान B2 आएगा -5 अपान -10। लिख लेते हैं B1 अपान B2 इक्वल टू आ गया -5 अपान -10। ठीक है, और C1 अपान C2 20 इधर आ जाएगा, -20 हो जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, -20 हो जाएगा,
तो -20/-40, ठीक है। ये भी बेटा 1/2 आ गया, और इसको रिड्यूस करेंगे, ये भी 1/2। अब देखो ये A1/A2 1/2 आया, B1/B2 1/2 आया, C1/C2 1/2 आया। इसका मतलब ये हो गया कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से, दोनों लाइन से जब ग्राफ ड्रा करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन किसी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड इक्वेशन किसी दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों को जब ड्रा करेंगे तो क्या पाएंगे, ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, तो कैसा कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसका आंसर ये हो गया, क्लियर। तो हम लोगों ने फिर से रिवीजन कर लेते हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ जाए, नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए तो नो सॉल्यूशन, और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए तो हम C1/C2 पे ऊपर नहीं चेक करेंगे, हम यही बता देंगे ये यूनिक सॉल्यूशन है। और जब तीनों इक्वल आ जाए, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाए तो ये इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। फिर लास्ट वाला चेक कर लेते, यहाँ A1/A2 इक्वल टू आया 1/3, और B1/B2 इक्वल टू आ जाएगा -3/-3, यानी ये आ जाएगा इक्वल टू 1/1, ठीक है। C1/C2 हमारा आ रहा है -7/-15, मतलब 7/15, ठीक है। अब देखो यहाँ A1/A2 है नॉट इक्वल टू है B1/B2, ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो ये कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये कैसा हो गया सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ये इस तरीके से हमारा चेक हो गया कि कैसा है ये, इसमें सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन होगा कि ये इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा चेक हो गया, नोट कर लेना। अरे एक बात और बेटा, हमसे कहा था कि इफ इट इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको इसका सॉल्यूशन पता करना है, ये कब, जब यूनिक सॉल्यूशन। अब हम ये पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट यूनिक सॉल्यूशन है और फोर्थ पार्ट यूनिक सॉल्यूशन है, इसमें से कोई एक हम कर देते हैं, और ठीक है, और एक आप कीजिएगा, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन हम करें, हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट में यूनिक सॉल्यूशन था, तो हमने ये बताया था कि सेकंड पार्ट आप कीजिएगा, फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए किस मेथड से करना बेटा, यूनिक इसमें सॉल्यूशंस हम लोगों ने कैसे कैसे सीखा। यदि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इससे हम ग्राफ से भी इस लाइन को प्लॉट करें, इस लाइन को प्लॉट करें, जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो इनका सॉल्यूशन होगा। एक मेथड हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या करना था, x को y के फॉर्म का ले लेते थे, x इक्वल टू इस सारी चीज को ट्रांसफर कर दिए, x की वैल्यू जो y के फॉर्म का आती थी वो हम यहाँ रख देते थे, ठीक है, x के स्पेस में। तो ये पूरी इक्वेशन, अगली इक्वेशन हमारा y के रूप में आ जाती थी, फिर y का की वैल्यू आ जाएगी, इस y की वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड सीखा था जस्ट इससे पहले, उसमें क्या था, कांस्टेंट या यदि इक्वल है तो अपोजिट साइंस करके उनको एक टर्म को, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते थे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, मतलब कुछ हमको ऐसा करना है जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज होगा। क्या होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज होगा। कैसे करते हैं जरा हमारे साथ देखिए, क्या करेंगे, देखो करने का तरीका है क्या, हम x लिख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, y लिख लेंगे और थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है ना। और एक लंबी लाइन ड्रा कर लेंगे x के नीचे, यहाँ y के नीचे और यहाँ 1 के नीचे, और यहाँ बीच में इक्वल का साइन डालेंगे, ठीक है। ये एक तरीका है, हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे।
फिर जो हम करने जा रहे हैं, मतलब ध्यान से देखना, हम ये करने जा रहे हैं कि x के नीचे कुछ लिखना है हमको। हमने एक लाइन खींचा है, इसके नीचे हमको कुछ लिखना है, और जो लिखना है उस क्या लिखना है, कुछ कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, कांस्टेंट लिखने हैं। लेकिन यदि हम x के नीचे लिखने जा रहे हैं बेटा, तो x के कोएफिशिएंट को छोड़ करके अगले दो कोएफिशिएंट्स को हम लिखेंगे। ध्यान देना बेटा, हम लोग किसके नीचे लिखने जा रहे हैं, x के नीचे। तो x का कोएफिशिएंट 1 है और इसका 3 है, नीचे वाले x का, यानी a1 है 1, a2 है 3, b1 है -3 और b2 है -3, c1 है -7 और c2 है -15। तो हम a1 a2 न लिख करके अगले दो लिखेंगे, ठीक है, और क्रॉस का साइन डालेंगे। देखो क्या लिखना है आपको, -3 ऊपर नीचे थोड़ा लिखेंगे बेटा। लिखने का तरीका आप समझो, -3 लिख लिया, क्या लिखा, b1 -b2, थोड़ा सा स्पेस दे, ठीक है। फिर लिखेंगे -7 और -15, ठीक है। x के नीचे लिखना है तो b1 b2 c1 c2 लिखेंगे, ठीक है। अब एक एरो लगाएंगे बेटा क्रॉस का, है ऊपर से नीचे की तरफ, पहला ऊपर से नीचे की तरफ और दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ। बेटा ये प्रोसेस है, इसको जो का त्यों दिमाग में बिठाना है, अलग से दिमाग नहीं लगाना। क्या, x लिख लिया, y लिख लिया, 1 लिख लिया, बीच में इक्वल का साइन लगाया, नीचे एक एक लाइन ड्रा की, फिर x के नीचे अगले कोएफिशिएंट b1 b2 c1 c2 लिख लिया सीक्वेंस है, b1 b2 c1 c2। फिर y के नीचे में क्या लिखेंगे बेटा, y के जस्ट आगे वाला, जस्ट आगे में क्या आता है, c1 c2 आता है, जस्ट बाद -7 आया, -15 आया, और इसके जस्ट बाद हमारा 1 और 3 आ जाएगा। c1 c2 के बाद a1 a2 1 और 3। इसको बेटा ऐसे सीखो, देखो a1 b1 और c1, ठीक है। जब हम a1 वाला x वाला कांस्टेंट लेंगे तो b1 c1 लेंगे, ठीक है, और जब y वाला कांस्टेंट लेंगे तब c1 a1 लेंगे, और जब z वाला कांस्टेंट लेंगे तब a1 b1 लेंगे, ठीक है। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, अब हम 1 लिखने जा रहे हैं, ठीक है, 1 एक कांस्टेंट लिखने जा रहे हैं, तो 1 के बाद जस्ट बाद हमारा a1 a2 और b1 b2 आएगा, यानी 1 और 1 3 लिख लिया और -3 और -3, ठीक है, और वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया ना? क्लियर हो तो हम एक बार और बता दें, ठीक है। क्या लिखेंगे, x लिख लिया, y लिख लिया, 1 लिख लिया, 1 लिखा जाता है, 1 एक तरीका, ठीक है। अपान लिख लिया, अपान लिख लिया, अपान लिख लिया। फिर x के नीचे हम b1 b2 लिख लेंगे, c1 c2 लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालेंगे। फिर y के नीचे c1 c2 और इसके बाद 1 और 3 आएगा, a1 a2 लिख लिया, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन डाला, 1 के जस्ट बाद ये आता है, इसका कोएफिशिएंट 1 3 लिखा, -3 लिखा, ठीक है बेटा। अब ये देखो ये इक्वेशंस बन गए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ठीक है। अब -3 का -15 में मल्टीप्लाई होगा, ये एरो ये बताता है कि -3 को -15 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और 15 3 हो जाएगा 45। क्या है बेटा, 45, ठीक है। फिर जब अगला टर्म ऐसे माइनस करते हैं ऊपर की तरफ, तो हम माइनस का साइन डालते हैं बेटा, ये माइनस होगा, जो ये मल्टीप्लाई करके आया रिजल्ट, उसमें से हमको माइनस करना है, क्या, -3 और -7 का मल्टीप्लाई। तो आप ऐसे लिख लो तो ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर, -3 का -15 से मल्टीप्लाई करना था, जैसा कि एरो बता रहा है, तो 45 आ जाएगा। फिर माइनस करना है, किसको माइनस करना है, -3 और -7 के मल्टीप्लाई को, ठीक, इक्वल टू हम साइन डालेंगे y अपान, वही तरीका, -7 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो -21 आ गया, माइनस का साइन डालेंगे, -15 का हमको 1 में मल्टीप्लाई करना है, क्लियर, इक्वल टू 1 अपान, क्या बेटा, 1 का -3 में मल्टीप्लाई करोगे -3 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाओगे, 3 का -3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 × -3, ठीक है। ये बेटा ये क्लियर हो गया ना? इसी स्टेप
को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम क्या करें, एक्स लिख लिए। ठीक है, एक्स लिख लिए। अब देखो 45 लिख लेंगे, माइनस का साइन डाल दिया, -3 का -7 में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, प्लस का 21, प्लस का 21 हम यहाँ 21 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा तो हमने माइनस लगा दिया, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इक्वल टू y अपान -21 और -15 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आएगा, उससे पहले माइनस लगाए तो +15 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, +15 इक्वल टू 1 अपान -3 और 3 का -3 में मल्टीप्लाई करोगे बेटा -9 आएगा, उससे पहले माइनस लगा है तो +9 आ गया। ठीक है, चेक कर लीजिए, -3 और 3 3 9 और उससे पहले लगा है माइनस तो +9। यहाँ क्या है, -21 और माइनस मिलकर के +15। यहाँ क्या था बेटा 45 और ये +21 आएगा, उससे पहले माइनस लगा तो -21। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं बेटा, और x अपान, ठीक है, 5 से 1 जाएगा 4 और 4 से 2 जाएगा 2 इक्वल टू y अपान -21 और +15, तो हम लोग क्या बचेगा बेटा -6 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 अपान 9 में से 3 जाएगा तो चलेगा 6। ठीक है, ये x अपान दिस इक्वल टू y अपान दिस इक्वल टू 1 अपान 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r दिस इक्वल टू 1 अपान 6, मतलब x अपान 24 इक्वल टू 1 अपान 6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो या 24 को उधर ट्रांसफर कर दो, ये बताता है x इक्वल टू 24 इधर अपान में, यहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा 24 अपान 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ऐसे ही y अपान -x इक्वल टू 1 अपान 6, ये बताता है y इक्वल टू -6 अपान 6 यानी इक्वल टू -1। तो वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल टू -1। ठीक है, ये सोल्यूशन आ गया। ये सोल्यूशन हमने कैसे पाया, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई से जो चीजें मिलती हैं, जो सोल्यूशन मिलता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। कहता है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equation have infinite number of solution। अच्छा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है बेटा, जब दो लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएं, मतलब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 आ जाए। ठीक है, तो हम इस इक्वेशंस को हमने a1 x प्लस b1 y प्लस c1 के फॉर्म का लिख लिया है, इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन को हमने लिख लिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको गिवन है, कहता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब a1 अपान a2 फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, तो इसी गाइडलाइन के बेस पे हम इनके कोफिशिएंट को लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, और 2 अपान a माइनस b, ठीक है, इक्वल टू 3 अपान a प्लस b इक्वल टू -7 अपान -3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब यहां देखना बेटा, न्यूमरेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर भी माइनस है, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक,
अब यहाँ दो अननोन टर्म है, कौन कौन से, ए और बी, तो हमको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को पकड़ लेते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इन दोनों को पकड़ लेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी हैव दैट 2 into a plus b equal to 3 into a minus b। कोई दिक्कत? क्या किया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल का साइन लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और 2a plus 2b इक्वल टू 3a minus 3b, ठीक है। और 2a 3 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, माइनस 3a इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b, और माइनस a इक्वल टू माइनस 5b। दोनों माइनस है, दोनों को प्लस कर लेंगे, एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, ठीक है। ठीक है, अब अगली इक्वेशन हम इसकी सहायता से पाएंगे। क्या करें, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 3 into 3a plus b minus 2 इक्वल टू 7 times a plus b, ठीक है। 3 को अंदर डालते हैं, और 3 3 9a plus 3b minus 3 2 6 इक्वल टू 7a plus 7b, और 9a में से 7a निकल जाएगा, तो रिजल्ट दे देगा हमारा हमको 2a का, कितने का बेटा, 2a का, और 3b 7b इधर आ जाएगा, तो माइनस 4b हो जाएगा। 3b में से 7b इधर जाएंगे, माइनस 7b हो जाएगा, तो माइनस 4b हो गया, इक्वल टू माइनस 6 उधर ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस 6 का हो जाएगा। चेक कर लो, ठीक है। 9a 7a इधर आ जाएगा, तो प्लस 2a बचेगा। 3b माइनस 7 इधर आ जाएगा, तो माइनस 7 और प्लस 3 मिलकर के माइनस 4 बनाएगा, माइनस 6 को उधर हमने ट्रांसफर कर दिया, तो प्लस 6 आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, r a माइनस 2b इक्वल टू 6, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ a इक्वल टू 5b आया है, कितना आया है, a इक्वल टू 5b। हम a की जगह पे 5b लिख दें, r 5b माइनस 2b इक्वल टू 6, r 3b इक्वल टू 6, r b इक्वल टू 2, ठीक है। टू 6, 7b 9a में से 7 निकल गया, 2a, देखो बेटा यहाँ थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे ना, 2 से हम डिवाइड करें तो यहाँ 3 आएगा, देखो यहाँ गलत हो रहा था, ये 3 आएगा, और 5b माइनस 2b, क्या था हमने, a की वैल्यू यहाँ 5b रख दिया, तो इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3b इक्वल टू 3 आया, तो b इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये गलती हो रही थी। तो b इक्वल टू 1 आ गया, और a इक्वल टू 5b दे रखा था, तो a इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो हमारा ये आंसर आ गया, a इक्वल टू 5 आ गया, और b इक्वल टू 1 आ गया। कब, जब इस इक्वेशंस रिप्रेजेंट करते हैं इनफिनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अगला पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कहता है कि a और b की वैल्यू बताओ जब नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगा देंगे, कौन सी, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना करके a b पता कर लेंगे। पार्ट सेकंड आपको करना है, ठीक है, ये नोट कर ले बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों को करना है, उसमें सीधे सीधे इक्वेशन गिवन है, और कहता है उनको सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे। उस क्वेश्चन नंबर 3 को आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय अलजेब्रिक मेथड। अब देखो यहाँ थोड़ा सा हमको फ्री कर दिया है, कहता है कि सॉल्यूशन पाना है बाय अलजेब्राइक मेथड,
किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एक मतलब ये हुआ कि हमको ग्राफ नहीं बनाना है, बाकी आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्लास मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहता है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। एक हॉस्टल में एक चार्ज फिक्स है, ठीक है, इतना आपको देने देना। अगला क्या है, द रिमेनिंग डिपेंड्स, एक चार्ज, एक टाइप का चार्ज और है जो डिपेंड करता है ऑन द नंबर्स ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। अगला नंबर्स ऑफ डेज, जितने दिन आप भोजन करेंगे, फूड लेंगे, उतने दिन का आपको अलग से चार्ज पड़ेगा पर डे के हिसाब से। व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who take food for 26 days pay ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. ठीक है, तो इससे पहले भी वर्ड प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमसे जानना चाहता था बेटा, जो हमसे पूछता है उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करें, लेट फिक्स्ड चार्ज, क्या बेटा, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्जेस, चार्जेस बी ₹X एंड, और क्या कह रहा है, एंड कास्ट ऑफ फूड पर डे, एंड कास्ट ऑफ फूड पर डे बी ₹Y, ठीक। अब कंडीशन लगाते हैं बेटा, अभी देखना कैसे कंडीशन लगाते, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। कहां से है कंडीशन, ठीक है। कहता है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, शी हैज टू पे ₹1000, ठीक है। 20 days उसने भोजन लिया, लेकिन फिक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा, तो उसको कितना देना पड़ेगा, X रुपीज तो देना ही देना है, चाहे जितने दिन फूड ले, उसमें कोई कटौती नहीं है, X रुपीज तो हमको देना ही देना है। और क्या देना साथ में, 20 days फूड का पैसा, तो 1 day का फूड का पैसा Y, तो 20 days का हो जाएगा 20Y, इक्वल टू कितना देना पड़ा, उसको देना पड़ा 1000, ठीक है। ये इक्वेशन फाइंड हो गई, क्लियर बेटा। क्या था कि 20 days उसको फूड का पैसा देना है, तो 20 days में हमको ये पैसा तो देना ही देना है, और उसके साथ में फिक्स चार्ज देना है, ये फिक्स है, इसमें कम ज्यादा नहीं होगा, चाहे आप 20 दिन खाना खाइए चाहे 25 दिन खाना खाइए, आपको ₹X देना है, और डेज के हिसाब से 20Y ये देना है पर डे के हिसाब से, और टोटल अलजेब्रा के हिसाब से हमारा आया X + 2Y 20Y, और अर्थमेटिक के हिसाब से, न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से ₹1000 आया। ये दोनों इक्वल है, ये भी क्या है, टोटल चार्ज है, और ये भी टोटल चार्ज है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या बेटा, दूसरा स्टूडेंट है बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days, 26 days फूड लेता है, तो उसको 26Y पे करना पड़ेगा। 1 day का Y रुपीज है, 26 day का 26Y, ठीक है। और फिक्स चार्ज जो है हमको X देना ही देना है, तो स्टूडेंट बी जो है उसको देना पड़ेगा X + 26Y, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X + 26Y इक्वल टू 1180, ठीक है। इस तरीके से बेटा हमारे जो है ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए कहता है कि बाय अलजेब्रिक मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो हमको ये दिख रहा है बेटा, हम इसको एलिमिनेशन से करें तो ज्यादा आसानी हो जाएगा। एक लाइन ड्रा करेंगे, ये +X है, -X हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -6Y इक्वल टू 180 आएगा, -180 हम सॉल्व कर लेंगे, Y की वैल्यू आ जाएगी, Y की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, X की वैल्यू आ जाएगी। इस हिसाब से हमारे रिक्वायर्ड फिक्स चार्जेस और कास्ट ऑफ फूड पर डे आ जाएगा। ये आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इतना नोट कर लीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, कहता अ फ्रैक्शन
becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find a fraction. ये तो बहुत आसान दिखा बेटा, क्या करें, फाइंड अ फ्रैक्शन कर रहा है तो जो फाइंड करने को कहता है वही हम रिज्यूम करते हैं। तो लिख लें लेट फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। फिर अब ध्यान देना बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या क्या कहता है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, 1/3 बन जाता है कब, when a is subtracted from the numerator। बस यही सेंटेंस खत्म हो गया। तो हमारा x/y था फ्रैक्शन, न्यूमरेटर था x, कहता है when 1 is subtracted from the numerator। तो ये हम x में 1 माइनस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, become 1/3। बस यही कंडीशन है, यही इक्वेशन बन गई। कहता है न्यूमरेटर में 1 माइनस कर देते हैं तो हमारे हिसाब से फ्रैक्शन बन जाएगा x - 1/y, और अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये फ्रैक्शन है 1/3, becomes 1/3। और इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो एक 3 सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x - 3 इक्वल टू y, और 3x - y इक्वल टू 3। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कहता है, एंड इट बिकम्स 1/4 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। कहता है ये 1/4 बन जाता है, क्या फ्रैक्शन, कौन सा, x/y कब, when 8 is added to its denominator। डिनोमिनेटर हमारा y है, इसमें ये 8 प्लस कर देते हैं, 8 कर देते हैं तो ये 1/4 हो जाता है। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4x इक्वल टू y प्लस 8, y को इधर ट्रांसपोज कर लें तो 4x - y इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। यदि सॉल्व करना है इसको तो सॉल्व आसान है, 2 मिनट का समय लगेगा, हम ही करते हैं, ठीक है। 3x - y जिसके नीचे हम इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे और एलिमिनेशन मेथड से इसको करने की कोशिश करेंगे। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। y एलिमिनेट हो गए, 4x से 3x चला जाएगा तो क्या बचेगा बेटा x, और 8 से 3 जाएगा 5, x की वैल्यू 5 आ गई। 5 x की वैल्यू 5 हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं, यहां से हम कर सकते हैं फ्रॉम, चलो सेकंड में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या बेटा, x इक्वल टू 5, तो 4x है तो हम 4 × 5 लिख लें, माइनस y इक्वल टू 8, ठीक है। तो 20 - y इक्वल टू 8 आ गया, माइनस y इक्वल टू 8 - 20, ठीक है। तो माइनस y इक्वल टू आ जाएगा -12, तो y इक्वल टू 10। तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन क्या था, x/y इक्वल टू आ जाएगा 5/12, ठीक है। ये हमारा आंसर आया, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हो, कहता है कि ये 1/3 बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। तो न्यूमरेटर हमारा 5 है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 आएगा, 4/12 आएगा, इसको रिड्यूस कर देंगे 4/12 को तो 1/3 आएगा, हमारा ये चेक हो गया। दूसरा कहता था कि 1/4 बन जाता है when 8 is added, तो 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 5/20 1/4 आएगा। इस हिसाब से हमारा आंसर चेक भी हो गया, नोट कर बेटा, ठीक बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। कहता है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer, had 4 marks
being awarded for each correct answer and 2 marks being reduced for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. 50 marks. How many questions were there in the test? इसमें कहता है क्वेश्चंस कितने हैं टेस्ट में, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें हमको क्या जूम करना पड़ेगा कि हम ये जूम कर लें कि यस ने करेक्ट आंसर कंप्लीट किए हैं एक्स और रॉन्ग आंसर उसने कंप्लीट किए हैं वाई। तो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे एक्स प्लस वाई, हम एक्स निकाल लेंगे वाई निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस जो पूछ रहा है तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो क्या लिखे बेटा, लेट यस डन करेक्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लेट अस डन numbers correct solution and again let us done numbers of correct solution b x and yes done numbers of wrong solution b y, therefore total number of question equal to x plus y, ठीक है। हम नंबर्स ऑफ x निकाल लेंगे, नंबर्स ऑफ करेक्ट आंसर उसने कितने किए और y रॉन्ग आंसर उसने कितने किए निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे, तो x plus y जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, कहता है उसने 40 मार्क्स स्कोर किए, कब, ठीक है, जब 3 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। रॉन्ग आंसर कितना बेटा 3 प्लस का है और 1 माइनस कर देना। अच्छा जैसे मान लीजिए हमने x क्वेश्चन किए सही और एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलता है तो हमको मार्क्स मिल जाएंगे 3x बेटा करेक्ट आंसर पे, लेकिन साथ में हमको कुछ गंवाना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रॉन्ग आंसर हमने y कर दिए हैं और रॉन्ग आंसर पे हमको लूज करना है 1 मार्क्स, तो 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स लूज करना है तो y क्वेश्चन पे -y मार्क्स 1 into y यानी -y मार्क्स हमको गंवाना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। तो हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, स्कोरिंग हमारे पास होगी वो 3x - y की होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x - y इक्वल टू कितना बेटा 40, क्लियर। कहता है करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं और इसने क्या किया है, करेक्ट आंसर किए x, तो 3 into x ये पा लेगा है और खो कितना देगा, y क्वेश्चन इसने रॉन्ग किए हैं और एक क्वेश्चन पे -1 मिलता है, ठीक है, तो y क्वेश्चन पे -y हो जाएगा, तो स्कोरिंग मार्क्स हो जाएंगे 3x - y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x - y इक्वल टू 40। ये हमारी पहली कंडीशन है, यहाँ पे पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, कहता है कि यदि रॉन्ग आंसर had 4 marks been awarded for each correct answer, कहता है ये जब 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए दिए जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, उसके पास 4x मार्क्स हो जाएंगे अपने कमाए हुए, ठीक है। 4 into x क्वेश्चन किया और 4 मार्क्स मिला एक क्वेश्चन पे, तो 4 into x ये मार्क्स हो जाएंगे, लेकिन साथ में खोना पड़ रहा है क्या, 2 मार्क्स खोने पड़ रहे हैं 1 क्वेश्चन पे, तो y क्वेश्चन उसने गलत किए हैं तो -2y इसका हो जाएगा, निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, उसके पास बचेंगे अपने मार्क्स 4x - 2y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x - 2y इक्वल टू कितना बेटा 50, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और इस तरीके से x और y की वैल्यू आ जाएगी, x और y दोनों को सम कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करना बेटा,
हम एलिमिनेशन मेथड से करना चाह रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या कंडीशन है कि उनके कांस्टेंट, उनकी कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, जिस टर्म को, जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। यहाँ बेटा y का कोफिशिएंट है 1, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको भी हम 2 बना लें। 2 बनाने के लिए हमको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने का ध्यान देना, आप लोग भी कैलकुलेशन ध्यान देना। 2 3 जा 6x माइनस 2y इक्वल टू बेटा 80, ठीक है। और इसके नीचे हम इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं, क्या बेटा 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, ठीक है। अब देखो इनके दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, ये -2 कब गायब होगा, जब दोनों में से किसी एक को प्लस कर दें। इसका मतलब हमको साइन चेंज करना है, तो यहाँ 4x है प्लस का, तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस का प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है ये माइनस कर देंगे, तो ये 2y कैंसिल हो गया। 6x में से 4x चला जाएगा बेटा, कितना आएगा, 6x में से 4x चला जाएगा, 2x बचेगा, कितना बेटा 2x, और 80 में से 50 चला जाएगा, 30 बचेगा, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 15, ठीक है। इतना नोट कर लो, ठीक बेटा। हम लोगों ने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर करेक्ट आंसर x इक्वल टू 15 पा लिया है। x की वैल्यू हम किसी क्वेश्चन में रख देते हैं, फर्स्ट में ही रख देते हैं, क्या लिखें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग value of x in equation first। क्या लिखना है, x की वैल्यू रखना ना, तो ये 3x है, तो हम लिखना 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 3 इंटू 15 माइनस y इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 माइनस y इक्वल टू 40 माइनस y इक्वल टू 45, उधर माइनस कर देंगे तो माइनस 45 हो जाएगा, तो प्लस 40 माइनस 45 मिलकर के रिजल्ट देगा -5 का, तो y इक्वल टू 5। तो देखो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन फॉर करेक्ट आंसर, क्या था बेटा, x इक्वल टू 15, और फॉर रॉन्ग आंसर y इक्वल टू 5। तो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, टोटल जब हमसे जानना चाह रहा था हाउ मेनी क्वेश्चन, टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन x प्लस वाई जो हमने एज्यूम किया था इक्वल टू 15 प्लस 5 इक्वल टू 20, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो हमने ये पाया कि उसने करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे 15। अच्छा बेटा, यदि ये रॉन्ग आंसर ना किया होता, 5 क्वेश्चन ये ना किए होते, तो 15 था क्वेश्चन किए थे इसने, और ईच क्वेश्चन पे उसको 3 मार्क्स मिले थे, तो बेटा हमको इसको मिल गए होते 15 3 45, और पाया कितना इसने 40, क्यों 5 मार्क्स इसको चले गए रॉन्ग आंसर की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से यदि 4 मार्क्स मिलते तो इसको मिल जाते 15 4 जा 60 मार्क्स, और पाया कितना बेटा ये 50 मार्क्स पाया। तो हमेशा ध्यान रखना है जब कोई माइनस मार्किंग हो तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कम से कम वही क्वेश्चंस करें जो हमको करेक्ट लगे, जो करेक्ट हो, ठीक है, जिससे हमारी माइनस में जो हम कमाएंगे वो गंवाना ना पड़े, ठीक है। इतना नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा संभल के करना, ठीक है, इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। कहता है कि प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। कोई दो प्लेसेस हैं A और B, ध्यान देना बेटा।
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर अपार्ट। ऑन अ हाईवे वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए कार ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार एंड अदर फ्रॉम बी, दूसरी बी से। ठीक है, बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। पहली कंडीशन में क्या कहता है कि ये यहां से जो कार जाती है वो भी इस डायरेक्शन में जाती है, और यहां से जो कार जा रही है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। जो यहां से कार मूव हो रही है इसकी स्पीड कुछ और है, यहां से जो जा रही है उसकी स्पीड कुछ और है। ट्रेवल सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड। दे मीट इन 5 आवर्स। ये जो है कहीं जाकर के मान लो यहां मिलती हैं, तो ये डिस्टेंस इसको ये कवर करना पड़ेगा और इस पॉइंट पे इसको डिस्टेंस ये कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 घंटे में दोनों लोग मिल जाते हैं। क्लियर? ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन मीट एट इन 5 आवर्स। इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। मतलब ये जो है कार इधर को आवे और ये कार इधर को आवे, तब ये कब मिल जाती है? नहीं, हमारा ए और बी ये था ना बेटा। ठीक है, ये कार इधर को जा रही है और ये कार इधर आ रही है। ठीक है, तो ये कितनी देर में मिलते हैं? 1 आवर। ये मीटिंग टाइम है 5 आवर का और ये मीटिंग टाइम है 1 आवर का। ठीक है, मीटिंग 1 आवर। What are the speed of the 2 cars? ठीक है, जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमसे जो जानना चाहता है वही हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना पड़ता है। क्या लिखते हैं? लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार dx एंड स्पीड फॉर सेकेंड कार अब ठीक है, ये स्पीड है तो इसको आप ना समझ लो x किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है, कितनी है स्पीड? x किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कहता है कि ये जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर स्टार्ट फ्रॉम बी द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल एट द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये ए है, यहां से एक कार जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और बी से एक कार जा रही है इस डायरेक्शन में। दोनों मिल जाते हैं कब? 5 घंटे में। अच्छा, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा क्या है कि 5 घंटे में जो इस फर्स्ट कार के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस होगी और जो सेकंड कार के द्वारा 5 आवर में कवर्ड डिस्टेंस होगी, दोनों का डिफरेंस 100 किलोमीटर का होगा। ध्यान देना बेटा, क्या जो बी कार है वो 100 किलोमीटर आगे है और जो ए कार है वो बी के कंपेयर में 100 किलोमीटर पीछे है। इसका मतलब ए को जो डिस्टेंस, ए कार जो है 5 घंटे में जो भी डिस्टेंस तय करती है उसको बी के कंपेयर में 100 किलोमीटर ज्यादा होगी, तभी ये मिल पाएंगे एक पॉइंट पे। समझना बेटा फिर से, क्या ए और बी की बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। मतलब बी वाली कार 100 किलोमीटर आगे खड़ी और ए बी के कंपेयर में 100 किलोमीटर पीछे है, और कहता है सेम टाइम पे डिफरेंट स्पीड से ये लोग आगे जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। मतलब ए बी की ओर जा रहा है और बी आगे की तरफ जा रहा है। तो 5 घंटे में जो भी डिस्टेंस कवर करेगी पहली कार और 5 आवर में जो डिस्टेंस कवर करेगी सेकंड कार, दोनों का डिफरेंस 100 किलोमीटर का होगा। दिस if this covered distance by first car and this
distance covered by second car, then this minus this equal to 100. क्लियर बड़ा? ठीक है? इसके पहली कार को 100 किलोमीटर ज्यादा तय करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मिलना है उसको 5 घंटे पे, अब इसको थोड़ा सा जो है 100 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये 100 किलोमीटर आगे है। तो अच्छा, डिस्टेंस के कांसेप्ट में क्या होता है? x किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड माना, और 5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये x किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन में लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट कार क्या करेगी 5 आवर में जो है कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी 5x, क्लियर है? 1 आवर में x किलोमीटर, तो 5 आवर में 5x, और सेकंड कार जो है डिस्टेंस कवर करेगी 5y, ठीक है? अब इन दोनों का डिस्टेंस डिफरेंस 5x इज ग्रेटर देन 5y, कितना ग्रेटर है 100, मतलब ये 5x जो है 5y से 100 ज्यादा है, इसको ज्यादा चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए इधर भी हम 100 लगा देते हैं, क्लियर बेटा? 5x क्या है? फर्स्ट कार के द्वारा 5 आवर में कवर्ड डिस्टेंस। 5y क्या है? सेकेंड कार के द्वारा 5 आवर में कवर्ड डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 5x प्लस इक्वल टू 5y प्लस 100, क्यों? 5x 100 किलोमीटर ज्यादा है, क्यों? ये इसको ये जो ये है कार B के पॉइंट पे, ये 100 किलोमीटर आगे खड़ी है, यहां से A के कंपेयर में 100 किलोमीटर आगे खड़ी है। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, या इसको सिंप्लीफाई कर लें, r 5x प्लस 5y इक्वल टू 100। 5 से रिड्यूस कर दें, सॉरी ये 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना बेटा। तुम आप लोग भी ध्यान दे रहे हैं ना, कहीं गलत हो तो आप हमें टोकिएगा। 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, ठीक है? ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? कहता है कि इफ द ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, ठीक है, ए से कार बी की तरफ जा रही है और बी वाली कार ए की तरफ आ रही है, तब क्या होता है? ठीक है, दे मीट 1 आवर। अच्छा बताओ, 1 आवर में इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 1 आवर में x किलोमीटर चलेगा, और ये सेकंड वाली कार इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, ये 1 आवर में y किलोमीटर चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये बेटा नोट कर लिया हो तो बता दें, बता रहे हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, क्या बेटा? x प्लस वाई, ये x चलेगा और ये कार y चलेगी, दोनों मिल करके 100 चलते हैं, ठीक है? नहीं समझा तो फिर देखो बेटा, ये दो हैं पॉइंट A और B, ठीक है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है? एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है, ये दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों लोग मिल करके कितना चलेंगे 100 किलोमीटर। और पहली कार चल रही है 1 घंटे में x किलोमीटर, क्यों? इसकी स्पीड ही थी x किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे में मिल गए तो इसका मतलब x किलोमीटर ही चल पाई होगी, और ये y किलोमीटर चली होगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। इस तरीके से हमारी इक्वेशन क्या हुई? सेकंड। अब हमको दोनों की स्पीड पाना है, हम क्या करेंगे, इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है? और इलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लें, आसान दिख रहा है, ठीक है? दोनों को प्लस कर देंगे, वाई वाई कट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्या 60, ठीक है? x की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या बेटा, x की वैल्यू 60 है, तो 60 प्लस y इक्वल टू 100, ठीक है? तो y इक्वल टू 100 माइनस 60, यानी y इक्वल टू 40 आ गया, ठीक है? तो हमारी स्पीड क्या होगी कार की? पहली कार की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, 60 किलोमीटर, और दूसरे की स्पीड है 40 किलोमीटर, ठीक है? अभी हमारा दूसरी इक्वेशन के लिए तो चेक हो रहा है, क्या 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा और ये 40 किलोमीटर जाएंगी, तो 60 इधर से चले, 40 इधर से चल गए, तो मिल गए,
टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी 100। दूसरा कह रहा था 5 घंटे में, ठीक है, ये 5 घंटे में 300 जाएंगे, ठीक है, और ये 500 में 200, 5 आवर में 200 जाएंगे, और दोनों का डिफरेंस 100 आना चाहिए, 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका चेक हो गया, आपका रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ कार हो जाएगी क्या, फर्स्ट का स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और वाई हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये नोट कर लेना बेटा जल्दी से। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं, प्यार से समझना बेटा आपको, क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, एरिया रिड्यूस हो जाती है 9 स्क्वायर यूनिट का, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ को हम 5 कम कर दें और विड्थ को इंक्रीज कर दें बाय 3, विड्थ में 3 बढ़ा दें, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कहती है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, दूसरी कंडीशन में कहता है ये हम लेंथ में इंक्रीज कर दें 3 यूनिट का और विड्थ में 2 यूनिट का, ठीक है, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, हमसे डायमेंशन पूछना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशंस को ही एज्यूम कर लेंगे फिर, तो क्या करें, लेट लेंथ बी कितना था, एल मान लेते हैं, लेंथ बी एल यूनिट, ठीक है, एंड विड्थ बी यूनिट, therefore area इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। अब कंडीशन लगाना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कहता था एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, एरिया कितनी हमारी एल बी, ये रिड्यूस हो जाती है बाय 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, एरिया एल बी है, एल बी में 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, if its length is reduced by 5, लेंथ में हम कम कर दें, रिड्यूस कर दें कितना 5, और एंड विड्थ इज इंक्रीज बाय 3, विड्थ में हम इंक्रीज कर दें 3 का, ठीक है, ध्यान से देखना, कहता कि एरिया 9 यूनिट कम हो जाती है कब, जब लेंथ में हम 5 कम कर दें और विड्थ में 3 प्लस कर दें, यदि हम लेंथ में 5 कम कर देंगे तो न्यू लेंथ हो जाएगी हमारी l माइनस 5, और विड्थ में 3 प्लस कर देंगे तो न्यू विड्थ हो जाएगी b प्लस 3, तो न्यू एरिया हमारा बन जाएगा l माइनस 5 इंटू b प्लस 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू एरिया इज लेस देन 9 बाय ओरिजिनल एरिया हमारा LB था, इसमें से 9 कम हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, कैसे, L का B में मल्टीप्लाई करेंगे LB आया, L का 3+3 में करेंगे तो 3L, और -5 का B में करेंगे तो -5B, और -5 का +3 में करेंगे तो -15 इक्वल टू LB -9। ध्यान देना बेटा, LB लेफ्ट हैंड साइड में भी है, LB राइट हैंड साइड में भी है, ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, तो हमारा पास बचेगा 3L माइनस 5B इक्वल टू माइनस, ये क्या है 9, -9 -15 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो +15, और 3L माइनस 5B इक्वल टू 15 में से 9 चला जाएगा बेटा 6 आएगा, ये आएगा ना, ये होगी इक्वेशन 5, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है, कहता इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ में हम 3 यूनिट बढ़ा दें, एंड विड्थ बी में क्या करें 2 यूनिट, उसका मतलब इंक्रीज ही करना है, 2 यूनिट विड्थ में बढ़ा दें, तो क्या हो जाता है, द एरिया इंक्रीज बाय 67,
एरिया हमारी जो एलबी थी, एलबी में बढ़ जाएगा कितना 67। ठीक है, तो ध्यान दो, कहता है कि लेंथ में हम 3 बढ़ा देते हैं तो नया लेंथ हमारी न्यू लेंथ हो जाएगी l+3 और विड्थ में हम 2 प्लस कर देते हैं तो न्यू विड्थ हो जाएगा b+2। तो एरिया हमारा हो जाएगा, न्यू एरिया हो जाएगा l+3 × b+2। और ये कहता है जो नया एरिया है पहले वाले एरिया से 67 ज्यादा है, इंक्रीज कर जाता है 67 यूनिट है। इसको लिखने और फिर बेटा वही मल्टीप्लाई कर लें, l का b में मल्टीप्लाई किया lb आ गया, l का 2 में करेंगे तो 2l आया और 3 का b में करेंगे तो 3b आया, 3 का 2 में करेंगे तो 6 आया, इक्वल टू lb + 67। ठीक है, lb कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2l + 3b इक्वल टू 67। 6 उधर ट्रांसफर कर देंगे, 67 है ना, 67 - 6 और 2l + 3b इक्वल टू 7 में से 6 जाएगा 161। ठीक है, ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब इनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हम फ्री हैं, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे भी आप कर सकते हो, हमें लगता है कि एलिमिनेशन मेथड से ही कर लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, कोई भी मेथड से कर लो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो इनके कांस्टेंट इक्वल करने पड़ेंगे। बेटा क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ 3l है, यहाँ है 2l, तो हम इसमें इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6l हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6l हो जाएगा। तो क्या करें, कितना नोट करें, एक इक्वेशन यहाँ लिखे थे, हमने इसको यहाँ लिख लिया। हम क्या बता रहे थे कि हमारा ये मन है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से करें। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, गायब करना होता है। गायब कब होगा, जब कांस्टेंट इक्वल होंगे और अपोजिट साइन होगा और दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट या कोफिशिएंट इक्वल होने के, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। इसको 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है। इसको 6 बनाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 बनाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ये लिख रहे हैं इनटू कितना बेटा 2 और इसमें इनटू 3। ठीक है, ध्यान देना बेटा, कैलकुलेशन में गलती होगी तो केवल हमारी गलती नहीं मानी जाएगी, आप भी हो साथ में। ठीक है, तो 2 3 जा 6l और 2 5 जा 10 - 10b इक्वल टू 12। क्लियर, यहाँ भी ध्यान देना बेटा, 3 2 जा 6l प्लस 3 3 जा 9b इक्वल टू 3 1 जा 3 3 6 जा 18। ठीक है, अब क्या करें, अपोजिट साइन माना है, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दें, यहाँ प्लस है माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, ये गया। ठीक है, अब ये -19 हो जाएगा बेटा, -19b इक्वल टू 3 से 2 जाएगा 1 और 8 से 1 जाएगा 7 और 1 बच जाएगा माइनस का। ठीक है, तो +19b इक्वल टू 117। हम देखते हैं 19 9 जा 9 9 जा 81, 1 कैरी ओवर 8, 9 1 जा 9 और 8 17। तो b इक्वल टू 171 अपॉन 19, तो कितना आया था कैलकुलेशन 9 इक्वल टू 9। क्यों 19 9 जा ये आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 9 जा 81, 1 कैरी ओवर 8, 9 8 जा 9 और 8 117। तो b की वैल्यू आ गई 9। अब b की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख दें, क्या लिखें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ किसकी बेटा b इन इक्वेशन किसमें रखें, फर्स्ट में, फर्स्ट। ठीक है, तो 3l लिखा रहने देंगे -5b, b की जगह हमको 9 लिखना है इक्वल टू 6। ठीक है, तो 3l इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -45 उधर चला जाएगा तो 6 + 45 हो जाएगा। तो 3l इक्वल टू हमारा हो जाएगा 51
तो L इक्वल टू हो जाएगा 51/3 एंड 17। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया क्या, लेंथ इक्वल टू कितना 17 और विड्थ इक्वल टू कितना आई थी 9। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म हुई। अगली एक्सरसाइज में हम कर लेंगे।